हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे पता है कि आप सब खुश होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? अध्याय 1 का क्या नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा का सवाल क्या था कि अचानक से उसकी नज़र एक सुर्खी पे पड़ी जहाँ पे लिखा था 100 साल पहले। वो 100 साल पहले लिखा हुआ था कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था। ये किसका सवाल है? रसीदा का सवाल। तो इसका पता कैसे लगाए? इसका पता लगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में हम लोगों से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में जैसे कि वहाँ के पशुपालक कैसे थे, व्यापारी जो थे वो किस तरह का व्यापार क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, शिल्पकार जो मूर्ति बनाते थे वो किस तरह की मूर्ति बनाते थे, संगीतकार उनके बारे में जान सकते हैं, वैज्ञानिक जो थे किस किस चीज़ का किस तरह से आविष्कार क्या करते हैं थे, इस तरह से जान सकते हैं। वहाँ के जो बच्चे थे वो किस तरह से खेल क्या खेला करते थे, कौन से खेल खेला करते थे, कौन कौन से गीत गाते थे, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। तो और लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पहले के लोग जो थे वो कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के पास, जो 1 लाख वर्ष नहीं, 1 लाख वर्ष पहले से, यानी 1 लाख वर्ष पहले से कहाँ पे रहा करते थे? वो नर्मदा नदी के तट पर। और आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि आरंभिक से ही वहाँ पे कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक किसको बोला गया है? जो शुरुआत से ही कुछ इकट्ठे करा करते थे, अपने जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़, फूलों, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से क्या करते थे? संग्रह, यानी इकट्ठा किया करते थे। और जानवरों को क्या करते थे? शिकार। किसके लिए? भोजन के लिए। जानवरों को क्या करते थे? शिकार करते थे भोजन के लिए। और यहीं पे क्या बोला गया है कि क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों, जो पहाड़ियाँ थी इसी क्षेत्र में ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्रियों और पुरुष सबसे पहले क्या उन्होंने उगाया था? गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले कौन सी फसलें आई? गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया उन्होंने। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाया। और जो पालतू पशु जो है कौन कौन से थे? भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को क्या बनाना शुरू किया? पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? लोग गांव में रहते थे। कौन? और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का जो पहाड़ियाँ थी, विंध्य क्या है? उत्तर भारत में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य क्षेत्र क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। जहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया? सबसे पहले चावल। सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल। वे स्थान उनके उत्तर में स्थित थे। कहाँ थे जहाँ पे वो सबसे पहले चावल उगाया गया था? स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नर्मदा है, नदी है, वो कहाँ है मैप के अंदर। तो मैप के अंदर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी ये नर्मदा नदी है। यहीं पे लोग कितना लाखों वर्ष पूर्व पहले रहा करते थे। और यहीं पे ये विंध्य की जो पहाड़ियाँ है, यहीं पे लोग क्या कहते हैं, यहीं से शुरू हुआ था किस चीज़ का? पशुपालन। और लोगों ने पशुपालन में किस 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 चीज़ का सबसे पहले शुरुआत की थी? सबसे पहले उन्होंने भेड़, बकरी, गाय इन सब की शुरुआत सबसे पहले शुरू की थी। अब हम पढ़ते हैं आगे कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंधु और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सहायक नदी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक नदी यहाँ से बह रही है और इसी की जो ट्रिब्यूटरीज होती है, सिंधु नदी की
ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी मतलब उसकी उसकी जो नदियां हैं एक ही में जो बहुत सारी कई सारी नदियां उसमें जब जुड़ जाती है तो उसको ही क्या बोला गया है, उसकी सहायक नदी। जैसे कि ये सिंधु नदी और यहीं इसी में कई सारी नदियाँ आके यूं ऐसे 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 करके मिल जाती है तो उसको ही क्या बोला गया है, सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि बड़ी नदियों में मिल जाती है लगभग 4700 वर्ष पूर्व। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कौन कौन से कुछ नगर फले फूले और इसमें क्या कहते हैं, किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग। और जब जो नगर है समुद्री तट के किनारे फले फूले यानी कि वहाँ पे लोग आना शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए, तो वहाँ पे नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम बात करते हैं किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में। तो गंगा के दक्षिणी नदी आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि जो प्राचीन काल में गंगा के नदी आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता, मगध के नाम से। किस नाम, मगध, जो वर्तमान में क्या है, बिहार, वर्तमान में क्या है, बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत क्या थे, शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की इच्छा रखी और यहाँ से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक गए। जैसे कि ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियों तथा समुद्र के कारण जोखिम भरी, आप उतने ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे तो कठिनाइयाँ होगी, लेकिन फिर भी उनके लिए यात्रा असंभव नहीं था। कभी कोई तो काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि कुछ भवंडर आ गया या भूकंप आ गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर जो थे हमारे, वो आने की वजह से लोग यहाँ से वहाँ करने शुरू हो जाते थे। मतलब इधर से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, इस कॉन्टिनेंट पे आए तो दूसरे कॉन्टिनेंट पे चले जाते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी और कभी कभी जैसे, क्योंकि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, जंग लड़ने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाया करते थे अपनी सेनाओं को साथ लेकर, और कुछ वहाँ से मूल्यवान वस्तुएं लेकर आते थे। इट मीन्स जो उनकी ज़रूरत की होती थी, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती वस्तुएं होती थी, वहाँ से लेकर आते थे। कहाँ से, दूसरे स्थान से जाते रहते थे, वस्तु मूल्यवान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा क्या करते थे, यानी कि किसी चीज़ की। अब जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत, वास्को डी गामा जो है, भारत की खोज उन्होंने की। तो क्या होता है कि वो तो आए थे किसी और चीज़ की खोज में, लेकिन आगे बाहर है, तो इसी तरह से किसी चीज़ की खोज में भी लोग जो है इधर से उधर यात्रा किया करते थे। लोग एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए अवसर उनको मिला करते थे जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाया करते थे। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, और अभी हम क्या बात करेंगे कि आज जो है लोग यात्रा क्यों करते हैं। जैसे कि पहाड़ या पर्वत, समुद्र, महाद्वीप प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, यानी कि जो पर्वत है, पहाड़ियाँ है, समुद्र है, इतने बड़े बड़े होते थे कि लोगों को पार करना आसान नहीं होता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। अब एक बार जो सोच लेते थे वो तो कर जाते थे, लेकिन जो हार मान जाते तो बीच में ही रह जाते थे। वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। जो उन्होंने सोचा वो पर्वत की ऊंचाई को छू सके, पर्वत और समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए थे, यानी कि महाद्वीप के जो बाहर से कुछ लोग थे वे भी यहाँ आए थे। और फिर कई सौ वर्ष
पत्थर को तराशने यानी कि उसको खोजने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में दूसरे को विचारों को अपनाते रहे। दूसरे के विचारों को अपनाते यानी कि दूसरे की जो सोच थी उसको अपनाने की कोशिश करते रहे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? देश के नाम। क्या पढ़ेंगे? देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडस जो इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ईरान पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले लोग ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला? हिंदोस और इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे उनके समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत को आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। कौन सी ऋग्वेद में मिलता है? कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका? इंडिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कि किस तरीके से? ये पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण, जैसे कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। हाथ से जो पुस्तकें लिखी गई उसको क्या कही गई? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट जो कि किसका शब्द है? एक लैटिन शब्द है। मैन्यू जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। जिस निकला है ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय के उगने वाले भुर्ज नामक, यानी कि भुर्ज एक किसका नाम है? पेड़ का नाम है। और तारपत्र जो थे हिमालय में ये उगाए जाते तो उसी की छाल पे, यानी कि उसी की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। क्या? पांडुलिपियाँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? एक पांडुलिपियाँ है, यानी कि भुर्ज के जो पेड़ के छाल है उसी पे ये लिखी गई है। यही एक क्या है? पांडुलिपियाँ, जो कि उनकी एक लिपि में लिखी गई है। जिसे इस लिपि का ज्ञान होगा वही इसे पढ़ सकता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। इन पांडुलिपियों, जब पेड़ की छाल है तो सड़ेगी भी ना, गलेगी, तो कीड़ों ने उन्हें खा लिया। कुछ तो बेकार हो गई। पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। यानी कि कुछ जो पांडुलिपियाँ बची है वो कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और सिद्धियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं इस पांडुलिपियाँ में। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्रकृत और तमिल में हैं। और संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं और जबकि अन्य किस में है? तमिल प्रकृत में है। प्रकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग थे पहले वो किस भाषा का प्रयोग क्या करते थे? प्रयोग किस भाषा का? प्रकृत भाषा का। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण का मतलब यानी कि उसको गड़ा कर लिखा जाता था, किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक, आप लोगों ने कुतुब मीनार जब गए होंगे घूमने तो वहाँ पे भी इस तरह की अभिलेख हमें मिलते हैं जो पत्थरों पे सुंदर सुंदर डिज़ाइन से लिखे गए होते हैं। उनके बारे में उसके इंट्रोडक्शन दिए होते कि किस तरह से बना है, कैसे कैसे। तो पत्थरों पे जो गहराई से डिज़ाइन की जाती थी उसी को क्या बोला गया है? अभिलेख बोला गया है। अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। उनका वहाँ पे कुछ नियम रेगुलेशन कुछ लिखे जाते थे। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से लिखा गया है। जो छोटी छोटी यानी कि कुछ डिज़ाइंस दिए गए हैं जो उनकी लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण
उत्कीर्ण करवाए हैं, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे इन सब के बारे में बताया जाता था वहाँ पे राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में ये अभिलेख उत्कीर्ण होते थे। और यहाँ पे कुछ स्त्री जो पुरुष है उन्होंने भी अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बता रखी हैं इन अभिलेखों के माध्यम से। अब शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे। अब इसमें यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि कठोर सतह पर लिखने को क्या लाभ थे, यानी कि उन इतना कठोर सतह पर लिखवाने के लाभ क्या थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, तो इसके बारे में हम पढ़ते थे। अब जो अभिलेख है पत्थरों पे जब लिखाई जा रही है तो इसमें तो कठिनाइयाँ आएगी ही ना। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? पुरातात्विद। क्या कहलाता है? पुरातात्विद। ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों अध्ययन करते हैं। वे हथियारों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों का भी क्या करते थे? खोज करते थे। ये पहले चीज़ें, यानी कि जो मिट्टी में दबी हुई चीज़ें हैं, पहले की वस्तुएं किस तरह की होती थी, पहले के जो औजार है किस तरह से हुआ करते थे, पहले के जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिट्टी के मटके किस तरह से हुआ करते थे, कला चित्र किस तरह से हुआ करती थी, अभिलेख किस तरह से हुआ करते, इन सबकी जो खोज करते उसे ही क्या बोला गया है? क्या बोला गया यहाँ पे? अब पुरातात्विक जो इन सब चीज़ों की खोज क्या करते थे। अब सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु की बनी हो सकती थी, कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली। अब जो धातु की चीज़ें बनी हुई है वो तो जल्दी नष्ट नहीं होगी ना। इसी तरह से जो चिड़िया हो, मछलियाँ की हड्डियाँ भी ढूंढते थे, जिससे इनमें से उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब इस तरह की जो हड्डियाँ मिलेगी तो हम ये सोच सकते हैं कि जो पहले के लोग थे जो यहाँ पे रहा करते थे वो किस तरह की खाना खाते थे, किस तरह का भोजन प्राप्त करते थे। इस तरह की वहाँ पे उनकी जिस तरह की जीवाश्म, यानी कि जिस तरह की उनकी हड्डियाँ मिला करती थी। अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। अब यहाँ पे हम ये बात करें कि पुरातात्विक दो को मधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, यानी कि उनको बहुधा यानी कि बहुत सारे कपड़ों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कि पांडुलिपियाँ, अभिलेखों तथा पुरातात्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का शब्द? कि ये स्रोत शब्द, यानी कि अब जो भी चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त होता है, हम मान लेते हैं कि हमको क्या कहते हैं, ये मिट्टी का मटकी इस जगह से प्राप्त हुआ, तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि मिट्टी का जो स्रोत है, यानी मिट्टी की जो मटकी है उसका स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके स्रोत, इसका वर्ड क्या इतिहासकार ने इस शब्द को क्या बोला? स्रोत शब्द का प्रयोग किया है। इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतीत इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अतीत एक या अनेक, जो अतीत है एक है या अनेक। क्या इसमें ये बताएगी कि शीर्षक जो है हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यहाँ पे अतीत शब्द का प्रयोग किस तरह से किया गया है? बहुवचन के रूप में किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के इसी अतीत के अलग अलग मायने थे, यानी कि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग अतीत के मायने उन्हें हमें बताए हैं। अब जैसे कि हम उदाहरण के लिए लेते जो पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कि राजाओं और रानियों का जो जीवन है व्यापारियों और शिल्पकारों से बहुत अलग था।
और जैसा कि हम देख सकते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अगर हम ये बात करें कि अंडमान महाद्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। यानी जो अंडमान में जो लोग रहते थे मछली पालन करके अपना भोजन क्या करते थे, अपने भोजन का शिकार मछलियाँ पकड़ के शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे भोजन के लिए। और जो शहरों के लोग थे वो भोजन के लिए दूसरे मतलब कि व्यक्तियों पर निर्भर रहा करते थे, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहा करते थे। इसी तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। किस तरह का? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि उन्होंने किस समय विनर बने, कितनी जंग उन्होंने जीत ली, कितने युद्ध उन्होंने जीत लिए, इन सब का वो लेखा जोखा रखते थे। लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि पशुपालक जैसे आप प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते, जबकि जो पशुपालक थे, कृषक थे, संग्राहक, मछुआरे, जो मछली मारने वाले होते हैं उन्हीं को क्या बोला गया है? मछुआरे। ये लोग अपने जो है किस चीज़ का अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, जबकि जो शासक वगैरह थे अपने कार्यों का विजयों का लेखा जोखा रखते थे। सहायता से हमें अनेक उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। इन सब की सहायता से उनका जीवन किस तरह का था, किस तरह से वो जीवन जिया करते थे, किस तरह से वो लोग भोजन प्राप्त करते थे, अपने भोजन के लिए किस किस तरह का काम किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तिथियों को क्या मतलब होता है। आप लोगों ने बीसी और ये सब के बारे में सुना होगा, तो मैं आप सभी को अब तिथियों का मतलब बताने जा रही हूँ। जैसे कि उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म, यानी कि वर्ष की जो यह गणना है किसा ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जो ईसा मसीह यानी कि जो ईसाई धर्म के जो वो माने जाते हैं संस्थापक, उनकी ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व की यानी कि उनके जन्म से पहले की सभी तिथियों को क्या बोला गया? ईसा पूर्व। उनका जन्म नहीं होता उससे पहले की तिथियों को क्या बोला गया? ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब इसी में हम आपको बताती हूँ मैं इतिहास और तिथियाँ। तो अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व और जिसको क्या बोला गया है? बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी जो है एडी, हिंदी में इस पे लिखी गई एनो डोमिनी नामक दो जो है नाम लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है, यानी कि जिस वर्ष उनका जन्म हुआ था। और एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। इसी अक्षरों का कॉमन एरा बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेज जो है बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य क्या था, जिसका मतलब था बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से यानी वर्तमान से पहले। अब हम पढ़ेंगे अन्यत्र, यानी कि इस तरह के क्या थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। यानी कि जो अभिलेख थे किस तरह के, यानी जैसे पत्थर हो गए, इन सब चीज़ों पे कठोर सतहों पर उगाए जाते थे। इस अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभिलेखों में लिपियाँ और भाषाओं का प्रयोग हुआ है।
यानी कि अभिलेखों में लिपि और भाषा दोनों का ही प्रयोग किया गया है। विद्वान कैसे जान सकते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा। अब वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो पहले जो लोग लिखे थे वो नहीं रहे, तो अभी हम कैसे पता लगा सकते कि इसमें ये चीज़ क्या लिखी हुई है? तो इस प्रकार से हम इसको क्या जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिली। यानी कि जो लिपि हम नहीं जानते उसको जानने के लिए हमें इस उस कहानी की जो प्रसिद्ध अफ्रीकी जो देश के मिस्र से मिली। कहाँ से मिली? उसको जानने के लिए अफ्रीकी देश मिस्र से मिली। लगभग कितने वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा रानी रहते थे। अब जैसे कि इस तरह का, जैसे कि स्क्वायर में जो भी चीज़ लिखी हुई तो उसको क्या बोला गया? पी। ये हाफ सर्कल में जो भी लिखे उसको क्या बोला गया? टी। इस तरह से जो बनाया गया इसको ओ बोला गया। लायन एल से है, एम से, इस तरह की, मतलब कि इस तरह से हम जान सके कि ये जो शब्द लिखे हुए कौन कौन से शब्द है। अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसी तरह की भाषा से हम सबको ज्वाइंट करके और पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ सकें। तो फिर इसमें यही बताया गया है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अब हमारा चैप्टर ख़त्म होने पे आया और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से उस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अर्थ, इन सब का निकालना, इन सब के बारे में इसमें बताया गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कि कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ कितने? 8000 वर्ष पूर्व में बताया गया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बताया गया? इसमें 4700 वर्ष पूर्व में। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कौन से थे? 2500 वर्ष पूर्व में। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष बोला जाता है। कितना? 2000 वर्ष पूर्व। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।